नमस्ते। हिस्टोरिकल रिसर्च, इसमें रिसर्च इन हिस्ट्री, इतिहास का संशोधन, ये कोर्स आप कर रहे हैं, जिसमें कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के बारे में आप जानेंगे। आप अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे देखते होंगे कि इस लोकेशन पे ये कॉन्फ्रेंस हो गई, ये सेमिनार हो गया। हो सकता है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेजेस में भी सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस चलते होंगे, यूनिवर्सिटीज में भी सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस चलते होंगे। आप कभी उसमें शामिल भी होते होंगे या उसके बारे में कभी सुनते होंगे। तो ये एक जो भी रिसर्च करने वाले लोग हैं, हिस्ट्री में जो रिसर्च करते हैं, उनके लिए एक उपयुक्त ऐसे एक माध्यम होता है कॉन्फ्रेंस और सेमिनार। ये कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का कंसेप्ट क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, इसमें किस तरह से प्रोफेशनल्स निर्माण होते हैं, ये इस सेशन में आप जानेंगे। कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार, और उसमें किस तरह से रिसर्च होता है, किस तरह से रिसर्चर्स या हिस्टोरियंस उसमें शामिल होते हैं और काम करते हैं, और कौन से इंस्टीट्यूट से कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करती है, ये सब जानकारी, उसका अध्ययन आज आप इस सेशन में करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार जो होते हैं, तो उसको एक बहुत महत्व रहता है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। एक थिंक टैंक उसमें आता है, और वो थिंक टैंक अपनी राय, अपना संशोधन उसमें एक्सप्रेस करता है। उसका बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम जो नीति निर्माता है, धोरण निर्माता है, निर्णय करता है, उनके ऊपर भी होता है। और राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, स्थानिक स्तर पे, उसके कारण ये कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के कारण कुछ नया, कुछ घटता रहता है। एक तरह का एक बौद्धिक आंदोलन है, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट की तरह इसको देखा जाता है। कुछ लोग कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार को तो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी मानते हैं। तो जो सब्जेक्ट पे वो कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार रहेंगे, सम्मेलन या परिषद रहेगी, तो उसका एक बहुत बड़ा ऐसा महत्व रहता है। कुछ ना कुछ तो उसका इम्पैक्ट होता है, नए नए विचार, नए नए पहलू कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार में सामने आ जाते हैं, जो कि उस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, एमिनेंट पर्सन्स रहते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स रहते हैं, रिसोर्स पर्सन्स रहते हैं, वो उसको अभिव्यक्त करते हैं अपने जीवन में। वो कई सारे अनुभव को, खोज को, संशोधन को करते रहते हैं, और उसी का इसेंस जो है वो कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार में एक्सप्रेस करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार को एक तरह से एक प्रतिभा का, बुद्धि का उत्सव भी माना जाता है। इस सेशन में आप जानेंगे कि ये कंसेप्ट जो है कॉन्फ्रेंस की, ये क्या है, उसके कॉन्फ्रेंस के प्रकार कौन से है, कॉन्फ्रेंस का स्वरूप कैसे रहता है, और अगर आप उसमें सहभागी होना चाहते हैं कोई एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में, तो उसको कहाँ से आप ढूंढे, और जो भी इंटरनेशनल, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं उसमें किस तरह से सहभागी हो, पार्टिसिपेट करें, और कौन से क्वालिफिकेशन कॉन्फ्रेंस में सहभागी होने के लिए चाहिए, और कॉन्फ्रेंस में सहभागी होने के बाद, उसमें शामिल होने के बाद किस तरह का प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, एक स्किल और कौशल और क्वालिटीज उसमें डेवलप होती है, आप जानेंगे। साथ ही साथ आप जानेंगे कॉन्फ्रेंस में जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो किस तरह से दे, और उसका आउटलाइन रिसर्च पेपर का किस तरह से बनाए, और कॉन्फ्रेंस के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और किस तरह से इसमें हम सीखे, ये आप सभी चीजें, ये सभी घटक इस सेशन में आप जानेंगे कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के, जिससे जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनको उसका अनुभव अवश्य मिलेगा। कॉन्फ्रेंस का जो कंसेप्ट है, तो उसमें कॉन्फ्रेंस एक तो फॉर्मल मीटिंग है या एक एसोसिएशन, एक गेट टुगेदर है, जो कि उस एरिया के जो लोग हैं वो एक साथ आते हैं, मीटिंग करते हैं, अपने अपने राय रखते हैं, और एक दूसरे से बातचीत होती है, प्रश्न उत्तर होते हैं, सवाल जवाब होते हैं,
और उसमें काफी कुछ जिसको जो ज्ञान प्राप्त होना है वो हो जाता है। जैसे कि आप स्कूल में रहेंगे तो आपने देखा होगा कि पेरेंट्स और टीचर्स की एक मीटिंग होती है, वो एक कॉन्फ्रेंस की तरह रहती है। उसमें स्टूडेंट का जो भी प्रोग्रेस है उसके बारे में डिस्कशन होते रहते हैं। तो आपने स्कूल लेवल पे आपके देखा होगा, या कभी कभी ये कॉन्फ्रेंसेस को एक मीटिंग का स्वरूप भी आ जाता है, राउंड टेबल की तरह अलग अलग तरह से ये रहता है। अभी जो चित्र दिखा है उस तरह से भी बैठने का प्रयोजन होता है, जो कि वक्ता है वो बोलता है, स्पीकर बोलता है, बाकी एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स है वो बैठे रहते हैं और वो कुछ सवाल जवाब पूछते हैं, या जो भी एक्सप्रेस कर रहा है, जो कि टॉक दे रहा है, भाषण कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो सुनते रहते हैं। तो इस तरह से ये आमतौर पे कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें एक विशिष्ट एरिया के कोऑर्डिनेट होने वाले एरिया के लोग, विशिष्ट क्षेत्र के लोग एक साथ आ जाते हैं। उसमें मार्गदर्शक भी रहते हैं और पार्टिसिपेंट और प्रेजेंट करता भी रहते हैं। इस तरह का ये कॉन्फ्रेंस का स्वरूप रहता है। ये अलग अलग स्तर पे होती रहती है, राष्ट्रीय स्तर पे, स्थानिक स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अलग अलग देशों में ये कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में भी ये कॉन्फ्रेंसेस होती है, और संशोधन केंद्र जहाँ पे, रिसर्च सेंटर्स जहाँ पे, यहाँ पर भी ये कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। कॉन्फ्रेंसेस के अलग अलग प्रकार रहते हैं, टाइप्स रहते हैं। कॉन्फ्रेंस एक बड़ा सम्मेलन की तरह रहता है। सिंपोजियम में उतने लोग नहीं रहते, कम लोग रहते। सेमिनार में तो एक ग्रुप रहता है, और में भी इसी तरह का एक स्वरूप रहता है। वर्कशॉप तो पूरे दिन का या कुछ आवर्स का, कुछ घंटों का रहता है। राउंड टेबल मतलब एक टेबल के पास राउंड करके लोग बैठते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो अलग अलग तरह की संख्या उसमें रहती है। कॉन्फ्रेंसेस में ज्यादा संख्या रहती है पार्टिसिपेंट की, सिंपोजियम में उससे कम रहते हैं, सेमिनार में सिलेक्टेड लोग रहते हैं, में भी ऐसे रहता है। और वर्कशॉप्स जो है उसमें जो ट्रेनिंग लेने वाले वो रहते हैं, और राउंड टेबल में अलग अलग प्रतिनिधि रहते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस, ये सभी चीजों को कॉन्फ्रेंस करके ही माना जाता है, जिसमें रिसर्च एक बहुत बड़ा रोल करता है, संशोधन बहुत बड़ा रोल इसका कॉन्फ्रेंसेस के कोई भी प्रकार में करता है। तो कॉन्फ्रेंस का जो मूलता जो स्वरूप है, उसका जो एक आयाम है, उसमें देखे तो प्रमुख वक्ता रहता है, गेस्ट स्पीकर रहता है, वो अपनी बात कहता है। उसके बाद ब्रेकआउट सेशंस होते, एक दूसरे से संवाद होता है, ग्रुप जो है वो ग्रुप भी बात करता रहता है, आपस में सोशल इंटरेक्शंस उसमें होते रहते हैं, एक दूसरे से संवाद होता है, अलग अलग क्षेत्र के लोग आ जाते हैं। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस भी आजकल होती है, तो ऑनलाइन डायलॉग्स भी होते हैं। तो उस तरह से डायलॉग्स और डिस्कशंस होते हैं। डायलॉग का मतलब है संवाद, डिस्कशन का मतलब है चर्चा है। संवाद और चर्चा में फर्क रहता है, ये तो आप जानते ही है। डायलॉग और डिस्कशन का फर्क तो आप जरूर जानते हैं। जो भी सीखना है वो तो कॉन्फ्रेंसेस से भी सीखा जाता है, जिसको भी जो बताना है उसका रिसर्च, जो भी डिस्कवरी है वो उसमें बताता रहता है। तो कॉन्फ्रेंसेस और रिसर्च, इसका बहुत बड़ा एक दूसरे का एक साथ संबंध रहता है। जो भी एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस है उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं, तो आप अगर वेबसाइट देखेंगे तो आपको कुछ वेबसाइट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, allconferences.com। इस पर आप अगर चाहते हैं तो आप तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस दुनिया भर जो चल रही है उसको आप जान सकते हैं कि उसमें कहाँ पे कन्वेंशन है, कहाँ पे ट्रेड शोज है, कहाँ पे एग्जीबिशन है, कहाँ पे एक्सपोजर से या सेमिनार से, अलग अलग क्षेत्र के, हिस्ट्री की नहीं, अलग अलग कल्चर के, स्पोर्ट्स के, ट्रेड के है, अलग अलग क्षेत्र के कॉन्फ्रेंसेस और गेट टुगेदर, गैदरिंग्स, इवेंट्स, ट्रेड शोज इस वेबसाइट पे आपको दुनिया भर के मिलेंगे। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के मिलेंगे, अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में कौन कहाँ पे क्या कर रहा है इसकी जानकारी सेक्शन वाइज इसमें दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कितना कुछ होता रहता है,
क्या क्या घटता रहता है कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, कितने उथल उथल मोमेंट होती रहती है, गति होती रहती है, तो कितना डायनामिज्म इस कंसेप्ट में है, कितने मोबिलिटी, कितनी इंस्पिरेशन इस कंसेप्ट में, कितना महत्व है इसका कि ये कॉन्फ्रेंसेस ये इतने बड़े तौर पे दुनिया में होते रहते हैं। कॉन्फ्रेंसेस के अलर्ट्स भी आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस की लिस्टिंग, कॉन्फ्रेंसेस के रोड, बहुत सारी वेबसाइट्स है। अगर आप आपके सब्जेक्ट्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप स्वाभाविक के हिस्ट्री के हैं अगर आप, तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि हिस्ट्री में काम करने वाले अनेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, उनके वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वो कब कब कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं, ये आपको मालूम हो जाएगा। साथ ही साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो विश्व भर है, दुनिया भर फैली हुई यूनिवर्सिटीज, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज आजकल तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस भी ले रही हिस्ट्री के, और अभी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जिसका जो भी सब्जेक्ट है उनके ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस भी आजकल चल रही, बड़ी मात्रा में चल रही, ऑफलाइन भी चलती रहती कॉन्फ्रेंसेस। तो कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे कौन सी सब्जेक्ट पे कॉन्फ्रेंस ले रही है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है या कल्चरल डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है या एंथ्रोपोलॉजी है या इंटरनेशनल रिलेशन, कल्चर, हिस्ट्री, ऐसे भी कंबाइन है, हिस्ट्री एंड कल्चर, ऐसे भी कुछ डिपार्टमेंट रहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। वो कब क्या कॉन्फ्रेंस ले रहे, सेमिनार्स ले रहे, वर्कशॉप ले रहे, सिंपोजियम ले रहे, उसकी जानकारी वो यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे आपको जरूर मिलेगी। उसमें कौन शामिल हो रहे, कौन से एक्सपर्ट है, उस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट क्या है, कौन से एक्सपर्ट एमिनेंट पर्सन उसमें टॉक्स देने वाले, प्रेजेंट करने वाले, ये भी आपको उसमें से समझता है। उसका डेट क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, वो सभी डिटेल्स उस वेबसाइट में आपको मिलेंगे। तो यूनिवर्सिटीज के तो वेबसाइट्स रहते ही है, साथ ही साथ आजकल तो रिसर्च सेंटर्स भी काफी कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं, सेमिनार्स लेते हैं। उसके साथ आप अगर देखते हैं तो कुछ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस होती है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट के अलग अलग विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल कल्चरल डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की भी और अलग अलग स्टेट्स की, तो उनकी भी कॉन्फ्रेंसेस रहती है। कुछ बड़े कॉलेजेस, छोटे बड़े कॉलेजेस भी आजकल कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे क्लब्स रहते हैं वो भी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार अरेंज करते हैं। जिस तरह से आप वेबसाइट पे सर्चिंग करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट हो या allconferences.com इस तरह की वेबसाइट्स हो या गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो या वो भी अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनकी वेबसाइट्स हो, आपको वो मालूम पड़ेगा कि कॉन्फ्रेंस कहाँ पर है, कब है, उसका सब्जेक्ट क्या है, कौन इसमें शामिल हो रहे, तो आप उस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आजकल ऑनलाइन के कारण आपको ये बहुत आसान हुआ है कि आपका जो इंटरेस्ट है, मान लो किसी को इंटरेस्ट है जिस एरिया में, किसी को स्पिरिचुअल एरिया में इंटरेस्ट है, किसी को पॉलिटिकल एरिया में इंटरेस्ट है, किसी को इकोनॉमिकल एरिया में है, किसी को एनवायरनमेंट के एरिया में है, किसी को टेक्नोलॉजी के, या सभी एरियाज में है, आर्ट में है, कल्चर में है, तो उस तरह के इंटरेस्ट को आप अगर ढूंढते हैं तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस आपको जरूर मिलेंगी। या हो सकता है आप भी कोई कॉन्फ्रेंस आप खुद भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ, या आपका खुद का अगर इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो आप भी अलग अलग फिनेंशियल सोर्सेस को अटैच करके, अलग अलग एजेंसीज को अटैच करके आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस खुद भी अरेंज कर सकते हैं। आजकल ऐसे कॉन्फ्रेंसेस का अरेंज करने वाले जो भी प्रोफेशनल्स है वो दुनिया भर बड़े हैं। कई सारे लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट्स निर्माण किए, कंपनी निर्माण की है, रिसर्च सेंटर निकाले है, और वो खुद भी दुनिया भर के लोगों की कॉन्फ्रेंसेस खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, दुनिया भर के लोगों को इनवाइट करते हैं, अलग अलग स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को, हिस्ट्री लवर्स को इनवाइट करते हैं और वो भी कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं। जैसे कि थाईलैंड, सिंगापुर, ये देशों में तो एक तरह का कॉन्फ्रेंस टूरिज्म भी बन गया है। इसी तरह का यूरोप के कुछ कंट्रीज में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म बड़ा है। तो अलग अलग हिस्ट्री के जो लोग हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा उसको विजिट देते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से आप भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर भी हो सकते हैं। उसके लिए जो जो भी आवश्यक
टेक्निकल लीगल जो प्रोसेस है वो आप पूरी करें जरूर। उसके जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं, अगर आपका कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो उसके लिए जो भी आपको जो नॉर्म्स रहते हैं हर एक कंट्री में, जो जिस कंट्री में आप रहते हैं या जो स्टेट में रहते हैं उसके नॉर्म्स को आप फॉलो करें, उस लीगल कंडीशंस को कंप्लीट करें और आप भी कॉन्फ्रेंसेस को अरेंज कर सकते हैं। या फिर जो भी इंटरनेशनल जो भी ब्रांड्स है, इंस्टीट्यूट्स है या जो भी डायस है उसमें भी आप जा सकते हैं। हिस्ट्री कांग्रेस जैसा डायस तो भारत में बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, तो उसमें कई सारे हिस्टोरियन शामिल होते हैं। बहुत सारे भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुणे में है वो भी एक ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं। डेक्कन कॉलेज है पुणे का, आर्काइव्स का, तो एक तरह से वो तो आर्कियोलॉजी का यूनिवर्सिटी जैसा ही काम करने वाली संस्था है, वो भी अरेंज करता है। आयुष डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो हिस्ट्री का जो हायर रिसर्च है उसके बारे में काम करती है इंडिया में, वो भी करती है। अगर वर्ल्ड वाइड देखे तो बहुत सारे डायस मंच आपको मिलेंगे कि जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, बोस्टन यूनिवर्सिटी, ये सभी कॉन्फ्रेंसेस हिस्ट्री की अरेंज करती रहती है। कुछ गवर्नमेंट्स भी कॉन्फ्रेंसेस को, एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस को अरेंज करते, ऑर्गेनाइज करते, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा थिंक टैंक माना जाता है। और ये थिंक टैंक में जो भी मंथन होता है, चिंतन होता है, चर्चाएं होती है, उससे बहुत कुछ आगे की दिशा मिलती है, मिलती रहती है। निरंतर विकास, चिरंतन विकास के लिए ये जो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस है इनका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। अगर आपने किसी कॉन्फ्रेंस को अगर मालूम कर लिया और आप अगर पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो आप स्वाभाविक उसको अटेंड करने की तैयारी करें। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करें, जो भी ऑर्गेनाइजर है, कन्वेनर है, उनको आप कांटेक्ट करें और फिर आप उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। उनके जो भी नॉर्म्स है उस तरह से आपको, कुछ लोग उसका रजिस्ट्रेशन का फीस भी रहता है वो भी आप भर सकते हैं और उसके बाद आप पार्टिसिपेट भी हो सकते हैं। अगर दूर से दूर कहीं है कॉन्फ्रेंस तो उसका ट्रैवलिंग खर्चा वगैरह भी आपको अरेंज करना होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और फंडिंग एजेंसीज में उसमें हेल्पफुल होती है। तो अगर आप उस तरह का रोल कर रहे हैं तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। जो कि लेक्चरर्स लोग रहते हैं, प्रोफेसर्स लोग रहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर्स, गाइड्स वगैरह, ये जो भी थिंक टैंक के जो भी स्कॉलर्स रहते हैं उनके लिए ऐसी सुविधा देने वाले अनेक एजेंसीज उपलब्ध रहते हैं। विशेष करके गवर्नमेंट भी और यूनिवर्सिटी भी उनको फंडिंग इसके लिए देती है। इस तरह से आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कॉन्फ्रेंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक बहुत ऐसा एक क्यूरियोसिटी का सवाल रहता है। वैसे देखें तो क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा है वो है आपका इंटरेस्ट। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आपका इंटरेस्ट एक तरह का अद्भुत चीज है, तो आप आपके इंटरेस्ट को बहुत महत्व दे, बहुत इंपॉर्टेंस दे। इंटरेस्ट जहाँ पे वहाँ पे बहुत ज्ञान का भंडार, ज्ञान का खजाना, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का वैभव खुल जाता है जहाँ पे इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट होना किसी भी सब्जेक्ट में, एक आधे पर्टिकुलर टॉपिक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी कर चुके हैं, ऐसे लोग भी उसमें जा रहे हैं, कोई ऑथर जाते हैं। परंतु उसका तो मूल तो यही है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी कॉन्फ्रेंस है इसमें आप जा रहे, कन्वेंशन में जा रहे, सिंपोजियम में जा रहे, तो आपको उसका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। आप साइंटिस्ट हो, एकेडमिशियन हो, इनके ग्रुप में जा रहे तो स्वाभाविक है आपको भी उस तरह की प्रतिभा, उस तरह की रुचि उसमें होनी चाहिए कि जो भी वो कंडक्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है इवेंट, उसमें आप जा रहे तो स्वाभाविक है आपको बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा।
या अगर आप ऑलरेडी कोई एकेडमिशियन है, साइंटिस्ट है, स्कॉलर है, प्रतिभावान व्यक्ति है, किसी क्षेत्र को समर्पित करके आपने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आप भी उधर जा सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका जो ज्ञान है, आपकी जो रिसर्च है, डिस्कवरीज है, एक्सप्लोरेशन है, आपकी जो फाइंडिंग्स ने आपने आपके जीवन में डिवोशन, डेडिकेशन से जो भी पाया है उसको एक्सप्रेस कर सकते, उसको एक कंट्रीब्यूशन की तरह उधर बांट सकते। ज्ञान को बांटना सर्वश्रेष्ठ कृत्य है, जीवन का सर्वोत्तम कार्य है कि ज्ञान को आप आपके बांटे। तो आपने जो भी तपस्या करके, साधना करके जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है रिसर्च से, वो भी आप उसमें जाके शेयर कर सकते, कंट्रीब्यूट कर सकते। और वहां पे जो भी डिस्कशन, चर्चाएं होती है, तो आप भी बहुत कुछ उसमें से पा सकते, डायमेंशंस पा सकते, नए नए तंतु पा सकते, नए नए बिंदु पा सकते उसमें से। आपके भी आगे के विकास के लिए, निरंतर चलते हुए विकास के लिए आवश्यक है। रिसर्च कभी रुकता नहीं, डिस्कवरी कभी रुकती नहीं, वो तो आजीवन चलने वाला एक जर्नी है, आजीवन रिसर्च चलता है। और कॉन्फ्रेंसेस में जाने से उसको एक प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है और एक इंस्पिरेशन भी मिलता है। काफी सारे इंटरेक्शन से, अलग अलग इंटरेक्शन से, अलग अलग माइंड, अलग अलग तरह का इंटेलिजेंस जब ब्रेन स्ट्रॉमिंग करता है, तो बहुत कुछ खजाना, अमृत निकल के आता है, ज्ञान का भंडार निकल के आता है। कॉन्फ्रेंसेस में जब अटेंड लोग करते हैं तो उसके काफी बेनिफिट्स होते हैं। कॉन्फ्रेंसेस में जाने से उस तरह से लोग कल्टीवेट होते हैं, उस तरह से वो विकसित होने लगते हैं, उनका जो ज्ञान है वो विकसित होने लगता है, शार्प होने लगता है, उसको एक धार आने लगती है। फिर कॉन्फ्रेंसेस में जाने से आइडियाज नई नई आने लगती है और नई नई जो लोग प्रयोग करें उसकी जानकारी मिलती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की जानकारी मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इनोवेशंस और अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है, नवनिर्माण की एक प्रेरणा उसमें से मिलती है। और जो भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स है, जो भी एक्सपीरियंस लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनसे आमने सामने बात हो जाती है, चर्चा आप कर सकते, फेस टू फेस डायलॉग हो जाता है। और नए नए आपको दोस्त भी मिलते हैं, नए नए कॉन्टेक्ट्स भी निर्माण होते हैं। और आप ये जो नया ग्रुप, नए दोस्त मिलते हैं, नए स्कॉलर्स मिलते हैं, कॉलीग्स मिलते हैं, उनके साथ आप आजीवन जुड़ सकते हैं और एक टीम बिल्ड हो सकता है, एक नया परिवार, नए संबंध इसमें से बनते हैं। तो जो भी एक परिवार के लोग हैं, जो कि एक विचारधारा के, एक समान प्रिंसिपल्स के लोग हैं, समान इंटरेस्ट के लोग हैं, वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस में जरूर मिलते हैं। तो एक ऊर्जा संचारित होती है, एक नई ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा वहां पे निर्माण होती है। उसका एक अदृश्य न्यूस्फीयर रहता है, जैसे एटमॉस्फियर तो वातावरण है, न्यूस्फीयर तो ये अदृश्य ऊर्जा जो है ज्ञान की, इंटरेस्ट की, ये साथ आ जाती है और बहुत कुछ इसमें घटता है। मान लो कोई सीए लोग है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग एक साथ आते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, तो काफी इंटरेक्शन होता है। कोई डॉक्टर्स आते हैं तो काफी इंटरेक्शन होता है। और इसी तरह से हिस्टोरियंस एक साथ में आते हैं, ह्यूमैनिटीज के एक्सपर्ट्स एक साथ में आते हैं, लीडर्स साथ में आते हैं, तो काफी इंटरेक्शन होता है और बहुत कुछ चिंतन, मनन, मंथन वहां पे होता है। तो प्रोफेशनलिज्म जो भी है वो बढ़ ही जाता है। प्रोफेशन तो उसी को कहते हैं कि जिसमें प्रशिक्षण है और सराव है, उसकी साधना भी है, उसका एक्सप्रेशन भी है और वो निरंतर हो ही रहा है। कॉन्फ्रेंसेस एक तरह का प्रशिक्षण की तरह भी काम करती है। वो एक प्रशिक्षण भी, एक इजी ऐसा प्रशिक्षण, एक ओपन, खुला ऐसा प्रशिक्षण भी कॉन्फ्रेंसेस में होता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को कुछ सिखाता है, हर ज्ञान का विषय एक दूसरे को कुछ ना कुछ शेयर करता रहता है। तो कॉन्फ्रेंसेस में जाने से ये सब कुछ घटता है कि काफी कुछ उसमें से सीखने को मिलता है। जो कॉन्फ्रेंसेस में लोग जाते हैं तो उसी तरह का एक कल्चर बन जाता है। जो कि बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उन्होंने जो भी अपने जीवन में, अपने लाइफ टाइम में जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, वो नए नए लोग, आने वाले लोग सीखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उसी रास्ते पे, उसी पद पथ पे वो अपना भी एक जीवन का रास्ता तैयार करते हैं। उसमें जो कि जो भी
आइडियल लोग रहते हैं उसी तरह से वो भी खुद को उसी तरह से रखने का प्रयास करते हैं, उस तरह से खुद को दिखाने का रखने का प्रयास करते हैं, और वो भी वैसे ही धीरे धीरे अपना एक खुद का एक एग्जिस्टेंस बनाते, आइडेंटिटी बनाते, अपना एक ऑरा, अपना एक विश्व बनाते। तो प्रोफेशनल बेहतरीन लोगों का निर्माण करने के लिए ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत ही उपयुक्त ऐसी होती है। मान लो कॉन्फ्रेंसेस में कुछ चीजें घटती है कि उसमें कभी कभी खान पान में लोग थोड़ा सा समय ज्यादा देते हैं, कुछ इधर उधर के विषय भी हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा टाइम भी निकल जाता है, परंतु वो बातें भी छोड़ी तो जिसको जो लेना है वो जरूर वहां से लेता है और वो प्राप्ति करता है। एंटरटेनमेंट तो उसमें है ही जरूर, परंतु सीखने को बहुत कुछ है, एक दूसरे को मिलते हैं तो बहुत सारी इंटरेक्शन होती है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस में ये समय और ये बाकी चीजें हटती है और काफी अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, इंटरेक्शन होता है, चर्चा होती है, संवाद होता है, तो बहुत कुछ उससे भी निकल के आता है। कॉन्फ्रेंसेस का महत्व दुनिया भर इसके लिए ही माना गया है, हर एक क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, हेरिटेज के क्षेत्र में एक कॉन्फ्रेंसेस का बहुत महत्व है। नया नया जो भी खोज है, नया नया किसी ने कुछ खोजा है, डिस्कवर किया है, रिसर्च किया है, वो उसको प्रेजेंट करता है और वो लोगों का ज्ञान भी बढ़ाता है। तो इस तरह से बहुत बेहतरीन लोग कॉन्फ्रेंसेस में बनते हैं। कॉन्फ्रेंसेस में अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन करना है तो स्वाभाविक ही आपको उस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको वो पूरा आपका जो रिसर्च पेपर है वो बनाना पड़ेगा। उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी आजकल लोग तैयार करते हैं। उसके लिए पहले तो आपको आपका सब्जेक्ट, उसकी थीम निश्चित करनी होगी, फिर उसके घटक निश्चित करने होंगे, टॉपिक्स निश्चित करने होंगे, फिर उसकी स्लाइड्स हर एक टॉपिक के अलग अलग चित्र, डायग्राम्स, मैप्स, डेटा और जो भी एविडेंसेस है, प्राइमरी एविडेंसेस, सेकेंडरी एविडेंसेस, उसका कलेक्शन करना होगा। फिर तीसरे स्टेप में आपको वो सभी डेटा को विजुलाइज करने के लिए रखना होगा। फिर चौथे स्टेप में प्रॉपर फॉर्मेट और सोर्स का उपयोग करना होगा। और पांचवें स्टेप में आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही क्लियर वर्ड्स में विजिबली उसको पावर पॉइंट को प्रेजेंट करना होगा। तो जो भी आपका रिसर्च पेपर रहेगा उसको पावर पॉइंट के द्वारा आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सबके सामने आप अगर प्रेजेंट करें तो आपको पावर पॉइंट का जो भी स्लाइड्स है उसका भी उपयोग होता है, लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए उसका उपयोग होता है। अगर सिर्फ भाषण देते हैं तो कभी कभी लोगों का ध्यान भटकता है, ध्यान नहीं रहता, कभी कुछ शब्द सुनाई नहीं जाते, परंतु जब चित्र और उसका कोट्स उसके सामने रहते तो काफी कुछ लोग भी सीखते, उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आती है। और फिर उसमें आप इंट्रोडक्शन रखे, आपका मेन रिसर्च रखे और फिर कंक्लूजन रखे। इस तरह से आप आपका पेपर को रख सकते, रिसर्च पेपर को रख सकते। परंतु कुछ लोगों का काम ही इतना रहता है कि उनको पावर पॉइंट की उतनी जरूरत नहीं रहती, उनके काम द्वारा वो अपने आप एक्सप्रेस करते, ये भी एक तरीका है। और जब आप पेपर बना रहे, रिसर्च पेपर बना रहे, तो उसको 3 पार्ट्स में बना सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी और एक कंक्लूजन का पार्ट। इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, मान लो आप अगर कोई कमांडोज के हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि मोसाद कमांडो या मार्कोस कमांडो, इनके बारे में लिख रहे, तो मार्कोस कमांडोज का इतिहास ऐसा आप लिख रहे, तो मार्कोस कमांडोज के इतिहास में ABCD जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पहला पार्ट तो आपका इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड का आएगा, दूसरा कोर आपका पार्ट आएगा, तीसरा कंक्लूजन रिकमेंडेशन का पार्ट आएगा और चौथा रेफरेंस लिस्ट का पार्ट आएगा। अब मार्कोस कमांडोज का इतिहास आप बता रहे, तो पहला मार्कोस कमांडोज के बारे में आप जो लिख रहे उसका इंट्रोडक्शन बताइए। फिर बैकग्राउंड में आप बताइए कि ये आपको प्रेरणा कैसे हुई। फिर मार्कोस कमांडोज के ऊपर किसने रिसर्च किया है, इसके पहले कहाँ पे आर्टिकल आई ये बताइए। फिर आप जो रिसर्च कर रहे मार्कोस कमांडोज के इतिहास के ऊपर, तो उसका आप स्वाभाविक जो जरूरत है वो बताइए, उसका महत्व बताइए। पॉइंट्स में भी बता सकते हैं, 4-5 उसकी जरूरत है, 4-5 महत्व के मुद्दे ऐसे बता सकते हैं। उसका स्कोप बताइए, उसके लिमिट्स बताइए। और आप जो रिसर्च कर रहे, मार्कोस कमांडोज का इतिहास लिख रहे, तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए, दिशा निश्चित होती है उस ऑब्जेक्टिव्स के बिंदु से। जैसे कि ये इतिहास को आपको संकलन करना है, उसके नए नए पहलू खोजने हैं,
उनका जो योगदान है वो मार्कोस कमांडोज का आपको ढूंढना है। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव 4-5 हो सकते हैं। और फिर हाइपोथेसिस यानी जो भी आप कोई चीज को अज्यूम कर लेते हैं, वो हाइपोथेसिस के मार्कोस कमांडोज ने बहुत अच्छा योगदान दिया है भारत की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, और वायलेंस को उन्होंने खत्म किया। इस तरह से आप हाइपोथेसिस में कुछ चीजें जो मान के चलते उनको लिख सकते हैं। फिर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में, कि आपने प्राथमिक साधन, दुय्यम साधन, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस को इकट्ठा किया है और उसको आप लिख रहे। इस तरह से आपका हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं, और आपने जो भी सोर्सेस को इस्तेमाल किया है, प्राइमरी सोर्सेस, उनका वर्णन ब्रीफ में आप कर सकते हैं। तो ये पहला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन का, ये तो टेक्निकल पार्ट हो गया एक उदाहरण के तौर पे। उसके बाद आपका कोर पार्ट आएगा रिसर्च पेपर का। उसपे आप जो 5 पॉइंट कवर करने वाले, कि जैसे मार्कोस कमांडोज की विंग की स्थापना कब हुई, पहला पॉइंट। फिर मार्कोस कमांडोज का आज तक का जो जर्नी है, हिस्टोरिकल जर्नी, क्रोनोलॉजिकल, वो आप लिख सकते हैं। फिर मार्कोस कमांडोज में जो बेहतरीन काम करके दिखाए वो लिख सकते हैं। फिर मार्कोस कमांडोज का दुनिया के अन्य कमांडोज से तुलना आप कर सकते हैं। फिर 5वें बिंदु में आप मार्कोस कमांडोज में जो भी विशेष कमांडोज हुए, उनके ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन को आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप आपका ये रिसर्च पेपर बना सकते हैं। उसके बाद सी पार्ट आएगा, कंक्लूजन आप लिखेंगे, जिसमें आपने जो रिसर्च पेपर लिखा उसको संक्षेप में उसका स्टोरी व स्मृति लिखेंगे, और फिर कंक्लूजन्स लिखेंगे। ये कंक्लूजन आपके हाइपोथेसिस से गृहीतक से मिलते जुलते होते हैं। तो आपने क्या पाया ये सब रिसर्च में, वो आप 4-5 से 10 जो बिंदु है वो कंक्लूजन्स में 10 बिंदु, 5 से 10 बिंदु को सुस्पष्टता से लिखे। कंक्लूजन एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जो भी कंसेप्ट हमने देखे, कंसेप्ट का जो सेशन देखा, उसमें बात का इसका अध्ययन किया है। फिर रिकमेंडेशंस और फिर समरी करें। उसके बाद रिसर्च पेपर का जो एंड है, वो रेफरेंसेस का लिस्ट देना है, अपेंडिक्स देना है, प्राइमरी रेफरेंस, सेकेंडरी बिब्लियोग्राफी। इस तरह से रिसर्च पेपर का आउटलाइन बना के उसको, ये जो ढांचा आपको दिया है, ये नेशनली इंटरनेशनल, एक तरह से ये एक तरीका होता है, ये एक पद्धति है। ऐसे और भी पद्धति है, परंतु एक साधारण ये पद्धति है। इस तरह से आप आपके रिसर्च पेपर को कॉन्फ्रेंसेस में रख सकते हैं, सेमिनार्स में रख सकते हैं, उसको पीपीटी द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस में कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंसेस में आप जा रहे, तो आप क्यों जा रहे हैं ये निश्चित करो, आपका पर्पस निश्चित करो। फिर आप वो इवेंट पे समय पे जाए, उसको अटेंड करे, बीच में उठकर निकल ना जाए, और जो भी सभी से जुड़े हुए रहे। अगर आप जा रहे तो आपका कोई बिजनेस कार्ड है नया अच्छा, जो कि खराब नहीं हुआ है, अच्छा कार्ड लोगों को शेयर करे, ताकि लोगों को आपके बारे में, आपके कॉन्टैक्ट के बारे में जानकारी हो। आपका जो ड्रेस है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, शूज है या जो भी आपने प्रोफेशनल फॉर्मल्स को पहना है, उसको तो ड्रेस कोड को भी निश्चित करना है। जिस क्षेत्र में काम करें उस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपके ड्रेस कोड से हो जाता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखें। आप हमेशा जब जा रहे तो आप सभी आपका प्रोफाइल्स, जो भी अगर वेबसाइट है आपकी या फेसबुक पे आपका प्रोफाइल है, तो उसको अपडेट करें, ताकि अगर आपके कार्ड द्वारा आपके वेबसाइट पे कोई गया तो उसको अपडेटेड आपके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आप पूरी तरह से पेन ड्राइव या जो भी आपका लैपटॉप या जो भी मोबाइल है या जो भी मेमोरी कार्ड है, उसको अच्छी तरह से लेके जाए, और स्वाभाविक एकदम डिटेल में आपके पास रिकॉर्ड्स हो, नोट्स हो, फाइल हो उसका। ये बहुत ही प्रोटोकॉल्स महत्वपूर्ण है। ये आपके व्यक्तित्व को, आपके प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। आमतौर पे जब आप कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर दे तो 20 मिनट के आसपास आपका पेपर प्रेजेंट होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। बहुत ज्यादा समय उसमें नहीं मिलता है, तो बहुत ही एक्यूरेट समय में आपको सभी कुछ अभिव्यक्त करना है। तो उसी समय में आप परफेक्ट वर्ड्स का, परफेक्ट स्लाइड्स का और परफेक्ट एविडेंसेस का इस्तेमाल करें। आपके हर कोई लाइन, हर कोई स्टेटमेंट एक लकीर की तरह हो,
आप बहुत बेहतरीन कॉन्फ्रेंसेस के बेहतरीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो प्रेजेंट करने वाले जो भी स्कॉलर्स होते, लीडर्स होते, कॉरपोरेट्स होते, उनका अध्ययन जरूर करें कि किस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से वो डिलीवरी कर रहे, किस तरह से वो बातचीत कर रहे, और बहुत ही फाइननेस उसमें होना चाहिए। और आप उसमें आपके पेपर को रखना चाहिए, बहुत ही लाउडली नहीं, बहुत ही स्पेसिफिकली आपको सब कुछ उसमें से कहना है। आपका पेपर एक तरह से आपके व्यक्तित्व का ही प्रेजेंटेशन है, ऐसा मान के चले। तो इस तरह से आपने ये कॉन्फ्रेंसेस के बारे में जान लिया। कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार की कंसेप्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या है, नेचर क्या है, ये सब आपने जान लिया। एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस कहाँ मिलती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा करे, उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, ये आपने जान लिए। तो कुछ आप वीडियो लेक्चर्स कॉन्फ्रेंसेस के देखें, कुछ कॉन्फ्रेंसेस को आप जरूर अटेंड करें जो आपके इंटरेस्ट की है। तो इस तरह से आप कॉन्फ्रेंसेस में जरूर शामिल हो। एक विश्व भर चलने वाला ये एकेडमिक उत्सव रहता है, जीनियोसिटी का जो प्रतिभावान लोग हैं उनका एक संगम, एक मेला यहाँ पे होता है। तो जरूर आप इसमें शामिल हो। तो कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, सिम्पोजियम, वर्कशॉप आपको बहुत अच्छा प्रोफेशनल बनाते और निरंतर विकास आपके अंदर होता रहता है। आप भी कुछ इस तरह का प्रयोजन ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं ताकि लोग भी आपके पास आ सकते, जिसके बारे में मैंने इस सेशन में बताया है। तो रिसर्चर, हिस्टोरियन, इनके लिए ये कॉन्फ्रेंसेस में जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कॉन्फ्रेंसेस एक तरह का निरंतर प्रशिक्षण और ज्ञान का अभिव्यक्ति, नॉलेज का एक्सप्रेशन का एक मंच रहता है, ज्ञान का उत्सव की तरह कॉन्फ्रेंसेस को माना जाता है। उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट बहुत रहता है। जो भी निर्णय करता है, पॉलिसी मेकर्स है, सारा समाज है, राष्ट्र है, कम्युनिटीज है, चाहे वो स्थानिक स्तर हो, राज्य स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये कॉन्फ्रेंसेस का अमूल्य ऐसा योगदान रहा है, जिसमें पार्टिसिपेंट होने वाले जो भी थिंक टैंक है वो भी अपना जो भी जीवन का जो भी एक पूरा एक्सपीरियंस है वो उसमें एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार और उसमें किस तरह से आप सहभागी हो या उसको ऑर्गेनाइज करें, इसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में जानकारी दी। धन्यवाद।